आप ये मत सोचना कि यहाँ पर सीट अलॉट ले लेते हैं उसके बाद हम यहीं से मॉपअप में चले जाएंगे रिपोर्टिंग करने के बाद। एक बार अगर आप किसी भी कॉलेज में रिपोर्ट कर जाते हो, अगर आपने कहीं पर भी इंडिया में एक जगह सीट एक्वायर कर ली, उसके बाद आप दूसरी जगह सीट एक्वायर करने के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी नीट की काउंसलिंग। जैसे कि आप सभी को पता होगा चल रही थी, राउंड 1 हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग राउंड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। काफी दिन पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि काउंसलिंग यार 15 तक तो मतलब उससे पहले नहीं होगी, 15 के बाद ही होनी है, क्योंकि ये बात उन्होंने एक जगह मेंशन कर रखी थी। लेकिन एक नोटिस आया हुआ था एमसीसी की वेबसाइट पे, आप सभी ने देखा होगा। उसकी वजह से काफी कुछ काउंसलिंग में वेरिएशन आया है। ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेट काउंसलिंग होल्ड ऑन हो चुकी हैं लगभग 15 दिन के लिए। फैब भर तो पूरा होल्ड कर दिया गया। जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो मार्च से होगी, लेकिन फिर भी यूपी का तो शेड्यूल आउट हो गया है। तो यूपी में जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि क्या काउंसलिंग शेड्यूल है, कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, किसके लिए है, कौन से स्टूडेंट मिसिंग हैं, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। पहली चीज तो देखो, राउंड 2 का शेड्यूल हम लोग बताने वाले हैं। देखो यार, वेबसाइट अभी तक काउंसलिंग वाली बहुत लोगों को नहीं पता है। जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट आता है वो dgme.up.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाके देखना होगा। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन कैन अप्लाई, हाँ बिल्कुल आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन उनको नया रजिस्ट्रेशन करना है जिसने अभी तक इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। उनकी अगर कुछ एक्टिविटीज पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी अमाउंट का प्रोसेस, तो वो जाकर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका वहीं से रिन्यूअल हो जाएगा, उसी के आगे प्रोसेस आपकी चलने लगेगी। उसके बाद में लो स्कोर वाले का क्या उम्मीद है? यूपी के अंदर कुछ है लो स्कोर वालों का? हमेशा से यूपी तो लो स्कोरिंग के लिए पॉपुलर रहा है, क्योंकि इस बार की जो प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ है 266 चली गई थी न्यू कॉलेज नारायणा की। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बन रही है सर? तो मैं बोलूंगा यार देखो, अभी कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक वैकेंट सीट डिस्प्ले नहीं हो जाएगा। कॉलेज वाइज वैकेंट सीट डिस्प्ले नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं कह सकता हूं कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। वहीं से कट ऑफ का फ्लक्चुएशन डिसाइड होगा। लेकिन एक चीज तो देखो यार क्लियर है, जिसका भी स्कोरिंग 300 से कम है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। उसको और भी अपने ऑप्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, एनी कॉलेज ऑप्शन पे आना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर उसका बजट है तो वो माइनॉरिटी के कॉलेज यार जरूर एड ऑन करे, अदरवाइज उसकी फिर अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आई थिंक। उसके बाद में अब मैं उनकी बात करूंगा जिनका अबव 300 है यार। तो जिनका अबव 300 है तो उनको थोड़ा सा नीचे के कॉलेज की तरफ आना पड़ेगा, उनकी भी अलॉटमेंट आ जाएगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो राउंड नहीं रहा ना कि हम सिर्फ रामा कानपुर लेंगे, हम दूसरा नहीं लेंगे, हम नारायणा नहीं लेंगे, तो आप ऐसे किसी को चॉइस नहीं दे सकते हो। आपको सारे ऑप्शन रखने पड़ेंगे जो वैकेंट होंगे, समझ गए? अदरवाइज मॉपअप राउंड में जाने की तैयारी कर लेना। और मॉपअप में भी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं वैकेंट होती हैं, कुछ ही सीट्स वैकेंट होती हैं और ऑलरेडी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। बहुत दिनों बाद लोगों को पता चल पाता है कि अरे यूपी का भी चल रहा है, आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो लोग बता देते यूपी का चल रहा है, देन मॉपअप राउंड में चले गए, 400 नंबर से 200 वाला बैठा रह गया। तो ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है। यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज का 30,000 है, प्राइवेट एमबीबीएस का 2 लाख रुपए का डीडी रहेगा। अगर वो बीडीएस की बात करें तो 1 लाख रुपीज की डीडी रहेगी। तो जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट आ गई है और जिनको नहीं आई है, दोनों से रिलेटेड हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही होंगी। पहला तो एक अलॉटेड वाले कैंडिडेट होंगे, दूसरा होंगे नॉट अलॉटेड, ठीक है। अब इनमें से दोनों का जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा ना, वो देखो नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का देखो फैसिलिटी दे रखा है, नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है वो अपग्रेड कर सकता है। अब यार अपग्रेडेशन पे वही जाएगा ना जो ऑलरेडी अलॉटेड होगा, वही अपग्रेडेशन के लिए जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है यहाँ पर, अपग्रेडेशन में अगर आप जाते हो तो अगर आपको कोई नया कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपका पुराना कॉलेज चला जाएगा। अब उसके बाद में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहाँ की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो भी आपको पूरी करनी होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारा कॉलेज तो चेंज हो जाता है, हम रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं। तो जिनको भी गवर्नमेंट मिला है या प्राइवेट मिला है, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, तो वो यार इस प्रोसेस को, अपग्रेडेशन वाले को बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है।
उसके बाद मैं चॉइस लॉकिंग के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत सारी वीडियोस में कि चॉइस लॉक करना यूपी में बहुत मस्ट है, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग कंसीडर नहीं करते हैं। उन्होंने ये पॉइंट फिर से इस वाले नोटिस में क्लियरली मेंशन किया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोटिस अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एग्जिट करने का क्या प्रोसेस है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़ और भी बहुत जगह काउंसलिंग अपनी अपीयर कर रखी थी, या किसी अदर स्टेट में कर रखी होगी, हरियाणा कर रखी होगी, राजस्थान कर रखी होगी। अगर वो चाह रहे हैं कि सर एग्जिट करने का तरीका बताओ कि हमारे जो 2 लाख रुपए की डीडी है वो कहां से रिटर्न होगी, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं राउंड 2 में आपको क्या करना है, जो भी आपकी पुरानी चॉइस हो वो हटा देना। आपको कोई चॉइस क्लिक नहीं करनी, तो आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉटमेंट होगा। जब कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा तो आपका डीडी रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिफंडेबल का भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है देन फिर उस केस में नॉन रिफंडेबल है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूंगा, राउंड 2 के बाद ना आप यहाँ से मॉपअप में नहीं जा सकते हो। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर सीट अलॉट ले लेते हैं उसके बाद हम यहीं से मॉपअप में चले जाएंगे रिपोर्टिंग करने के बाद। एक बार अगर आप किसी भी कॉलेज में रिपोर्ट कर जाते हो, अगर आपने कहीं पर भी इंडिया में एक जगह सीट एक्वायर कर ली, उसके बाद आप दूसरी जगह सीट एक्वायर करने के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं, है ना। वो आपका जब क्लासिंग फिर पकड़ा जाता है वो पता चल जाता है। हो सकता है जब आप मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करो तो लिख के आ जाएगा यू ऑलरेडी अलॉटेड एनी कॉलेज, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपने कॉलेज ले रखा है। तो देखो अपग्रेडेशन वाले के लिए यार बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जिनको अलॉटमेंट मिल चुकी है उनकी जाए ना अलॉटमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निव कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है, वो बिल्कुल मिस मत करें, बहुत ही सीरियस वे में पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करें। उसका देखो यार कट ऑफ सेकंड राउंड में हाई जाता है, सबने सुन रखा, मैंने भी सुना है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी अप्रोच ना करें, हम बिल्कुल ध्यान ना दें काउंसलिंग में, ये थोड़ा सा गलत पर्सपेक्टिव होता है। देखो गवर्नमेंट का कट ऑफ तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, ठीक है, अगर डाउनफॉल नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, प्राइवेट का नो डाउट कट ऑफ इस बार ऊपर जाएगा। हाँ, अब इसमें समझदारी हमारी प्राइवेट में यही होगी कि हम फिर अपने ऑप्शंस और बढ़ा लें, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बता दिया। हाँ, इन केस अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गया है, या आपकी काउंसलिंग फॉर्म फीस आपकी पेंडिंग रह गई थी, आपने नॉर्मली रजिस्ट्रेशन किया था, पेमेंट नहीं किया तो आप कर सकते हो इस बार, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल में कि हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको क्या करना हो। देखो जिसको ऑलरेडी अलॉटेड है या नॉट अलॉटेड है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना ही उनको दोबारा से नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना है। तो सिंपली पहला स्टेप यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो डेट दे रखी है फ्रेश कैंडिडेट के लिए है 17 फ़ैब से लेकर 21 फ़ैब के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फिर से एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पूरा शेड्यूलिंग आएगा कि किस किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। जैसे लास्ट टाइम आया था, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 17 को भरा है तो आपको 18 की रिपोर्ट करना था, 18 को भरा है तो 19 को रिपोर्ट करना था। इस तरीके से एक शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक दिन का ही इसीलिए दोनों में गैप आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट की बात करें तो 22 फ़ैब तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अभी तक एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, इन्होंने वैकेंट सीट डिस्प्ले की बात नहीं की हुई है, जो कि पूरी बैकबोन है इस काउंसलिंग की। वैकेंट सीट डिस्प्ले अगर पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि हमको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट से कहीं ना कहीं हम लोग एक अपना आइडिया लगा लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर वैकेंट सीट कैलकुलेट करो कितनी है, उसके बाद में अपनी रैंक देख लो, अपनी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से कितनी आ रही है, तो हमको एक पता चल जाएगा ओवरऑल हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट बीडीएस का प्लान कर लो, जो मुझे लगता है कि मेरिट लिस्ट अराउंड यहाँ कहीं आ जानी चाहिए, है ना, या जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बीच में इनको वैकेंट सीट डिस्प्ले देना पड़ेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि वो चॉइस फिलिंग के पहले भी देंगे। एक पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है, ये जो आपका 4th पॉइंट होगा यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए होगा, क्योंकि 4 मार्च की ये डेट दे रखी है, 4 मार्च से है, ठीक है ना, आई थिंक 4 से 7 तक है, ठीक है। तो इसी के बीच में मैं बोलूँगा चॉइस फिलिंग से 1-2 दिन पहले आपका मेरिट लिस्ट वो आ जाएगा, वैकेंट सीट डिस्प्ले आ जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 से 9 के बीच में। उसके बाद रिपोर्टिंग करनी होगी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। तो वीडियो आज के यहीं तक। किसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैंने दे रखा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं।